ध्यान दीजिए। हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। हमारे फीचर्स भी हो गए थे, पढ़ के डेफिनेशंस भी हो गई थी। बोलिए, ध्यान देंगे बेटा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट विच रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में बड़ी अच्छी चीज बताई है कि when we talk about national income, it means it is the income earned within the country and outside the country by our residents। हमारे लोग जब देश के अंदर भी पैसे कमाएंगे और देश के, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अगर आप सिर्फ देश के अंदर पैसे कमाए जा रहे हैं या प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, वो तो कोई भी कर सकता है। हमारे वाले भी करेंगे, बाहर वाले भी करेंगे। तो जब बात होती है डोमेस्टिक की, किसकी, तो वो होता है टेरिटोरियल कंसेप्ट, पढ़ाया था लिखाया था। और जब बात होती है नेशनल इनकम की, तो वो कौन सा कंसेप्ट होता है, रेसिडेंशियल। कौन सा होता है, रेसिडेंशियल। क्या बताया था मैंने, पैसा कहां से कमा जाएगा, फाइनल गुड्स एंड, तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स तो काउंट नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग। सर हु विल डिसाइड व्हाट इज फाइनल गुड्स, डिपेंड करता है कौन खरीद रहा है। बड़ा चुको, गुड्स पे डिपेंड नहीं करता है, कौन उसे खरीद रहा है उस पर डिपेंड करता है। नेट एग्रीगेट वैल्यू पता ही है भाई साहब, जब देश में प्रोडक्शन होता है तो क्या यूज होती है, एसेट्स, मशीन्स। उन मशीन की हम लोग ग्रॉस वैल्यू लेते हैं। व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू, विच इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। हम जब वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करेंगे तभी कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, नेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो हमारा एक्सपेंस है ना, वो जबरदस्ती हमारी नेशनल इनकम को ज्यादा दिखाता है। जैसे राइट नाउ मैं आपके सामने आपको फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं विद द यूज ऑफ लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर। दीज लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर आर बाय डेप्रिशिएटेड एसेट्स। तो इसकी ग्रॉस वैल्यू लेनी चाहिए मुझे कि नेट वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू लेनी चाहिए कि जो अभी की करंट वैल्यू, करंट वैल्यू ना नहीं ले पाते हम लोग, क्योंकि हमको समझते ही नहीं कैसे माइनस करना है। क्या होता है बेटा वीयर एंड टीयर का मतलब, यूज करने के बाद जब वैल्यू घटी है। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आप लोग के पास, लिखा होगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एनडीपी। व्हाट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको। अच्छा मुझे बताओ, लोग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, ये लोग ही बताएंगे सरकार को, सरकार को तो समझेगा नहीं। अरे याद है ना, आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हो ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर ये भी बताया था मैंने आपको कि नेशनल इनकम में वो पैसा भी आएगा जो कहां से अर्न कर रहे हो, देश के बाहर से। व्हाट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर माइनस पी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। व्हाट इज एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस। इसको नेट क्यों बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। रिसिप्ट और पेमेंट को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो नेट होगी। दो तीन वैल्यू बचती है, या तो हमारे लोग बाहर जाके ज्यादा कमा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा आंसर। बाहर के लोग अगर हमारे देश में ज्यादा कमा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। उसमें इक्वल है तो क्या आ जाएगा, जीरो। दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू। उसके बाद ये सब एक्टिविटी का कब से कब तक हो रही है, फाइनेंशियल ईयर। कौन सा कंसेप्ट है नेशनल इनकम, फ्लो कंसेप्ट। 31 मार्च की नेशनल इनकम देखते हैं पूरे साल भर की। बताया था मैंने आपको, जब किसी भी वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाएगा तो कौन सा कंसेप्ट होगा, वो फ्लोइंग कंसेप्ट। और न, वो लास्ट में क्या था, मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू। यहाँ वही चीजें आएंगी जिनको मनी में एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब बार्टर इकोनॉमी नहीं आएगा इसमें। हाँ, बार्टर इकोनॉमी कहाँ आएगा ना, वो तो मनी के बदले मनी होता ही नहीं, गुड्स के बदले। और सुनो पूरी बात, सुनो पूरी बात सुनो। इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि नेशनल इनकम में वही इनकम आएगी जो हमने कमाई है, जो हमें मिली है वो नहीं। जो फोकट में मिली है वो नेशनल इनकम नहीं होती, वो होती ट्रांसफर इनकम, कि किसी ने दिया और मैंने रख लिया। घर में बर्थडे है, किसी ने लिफाफा दिया मैंने रख लिया। घर में शादी है, किसी ने लिफाफा दिया मैंने रख लिया। सरकार ने मां बहन योजना के थ्रू पैसे दिए मैंने रख लिए। स्कॉलरशिप दी मैंने रख लिया। पेंशन दी मैंने रख लिया। ये सब नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में वही पैसा आएगा जो आपने कमाया है, जो आपको मिला है, दैट इज योर इनकम बट नॉट नेशनल इनकम। वो तेरी इनकम तो है भाई, क्योंकि मिले हैं तेरे को। वो कमाया हुआ पैसा नहीं है। कहां से कमाया हुआ पैसा नहीं है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो मैं धीरे से आपको एक लास्ट टॉपिक में ले जा रहा हूं, इसके डिफिकल्टीज। ये बेटा, कि जब हम लोग
ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, 8 नंबर के लिए आता है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। पहली डिफिकल्टी कौन सी है? थ्योरेटिकल। सर थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? कुछ कागज पे लिखा है, मैंने कागज पे लिख के दे दिया, मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं। व्हाट इज कागज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सब अगर आपको तो पता चला है 500 का आपकी स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि जो लिखी हुई चीज है वो कमाई हुई इनकम है या मिली हुई इनकम है। अरे बोलो, तो मतलब थियोरेटिकली बड़ा डिफिकल्ट है समझना। आ गया हर वो पैसा जो तुम्हें मिले वो कमाया हुआ है या नहीं है, या उसे नेशनल इनकम में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। नेशनल इनकम कौन सी होगी? जो आपने अर्न किया है। क्या किया है? कौन कौन सी इनकम उसमें नहीं आएगी, ये हम सबको पता होना चाहिए। सबसे नंबर 1 क्या लिखा है बोलो? क्या होती है ट्रांसफर इनकम? एक ने दिया, दूसरे ने लिया, उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड 5-6 नाम लिया था आपके सामने भी। गिफ्ट के रूप में जो पैसा मिलता है, लिफाफों के रूप में, स्कॉलरशिप्स, चंदे वंदे मिलते हैं, आपने देखे होंगे। अरे कमाए थोड़े, जैसे हमारे घर में, अपने सबके घर में आते त्योहार होते तो चंदे वाले आते, तो वो हमसे कमाते हैं कि हमसे पैसा लेते हैं? लेते हैं, कमाते थोड़ा ना, कमाया थोड़ा ना। अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस क्या होता है बेटा? अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस बेरोजगारी भत्ता। जो लोग बेरोजगार हैं उनके अकाउंट में सरकार 500,000 रुपए डालती है, तो उन्होंने वो कमाया है कि रिसीव हुआ है? रिसीव हुआ है। तो बोलता है हर वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ है, आपने कमाया नहीं है, उसे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या लिखा देखो? इंडिविजुअल्स गेट, बोलो, पेंशन, अनएम्प्लॉयड लिखो, और 2-3 नाम लिखो, स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, सब्सिडी। समझते हैं ना सब्सिडी क्या है? विच आपको फुकट में मिल रहा है पैसा। तो मेरा एक सवाल है, ये तुम्हारी इंडिविजुअल इनकम है, बढ़िया, नेशनल इनकम नहीं है। इंडिविजुअली तो तुमने पैसा ले लिया, बट वो तुम्हारी, देखो लिखा ना, वंस दे आर ए पार्ट ऑफ, बोलो बेटा, वंस दे आर ए पार्ट ऑफ individual income, but it is also a part of government expenditure. So these transfer payments are not included in. Why? लिखो ना एक लाइन, because it is received not earned. ये वहां पैसा है जो आपको मिला है, आपने कमाया नहीं है। ये जो योजनाओं के थ्रू पैसा मिलता है, हजारों करोड़ों रुपए, कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। एक ने दिया, दूसरे ने लिया। अरे बोलो, जितनी भी सरकार है सब देती है बेरोजगारी भत्ता, 500,000 रुपए। सर क्या होता होगा 500,000 रुपए में? कुछ नहीं है, वो 1000 रुपए में या तो दारू में उड़ा देंगे, या फिर वो 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं से काम चल जाएगा। और ट्रांसफर पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इनकम। बोलना मत, ऑब्जेक्टिव में आया तो याद रखना। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इनकम, क्योंकि सरकार ने पे की है तो तुमको मिला है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो सब इसी में आएंगी, योजनाएं। घर बनाने के लिए भी सरकार ने मुझे पैसे दिए थे, घर सरकार देती है घर बनाने के लिए। सालों से अपन सुन रहे, मतलब बचपन से सुन रहा हूँ। तो लोग घर बनाने के लिए जो पैसे लेते हैं वो क्या कमाया है उन्होंने? रिसीव्ड इनकम है। कौन सी इनकम है? कमाया थोड़ी ना है। तो ये इंक्लूड नहीं होगा ना, देखो लिखा है यहाँ पर, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आज क्या लिखा बोलो? इलीगल इनकम, लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग आर नॉट। व्हाई? क्यों इंक्लूड नहीं होगा? ये कमा तो रहा हूं मैं, कमा तो रहा हूं मैं, मार्केटिंग कर, ब्लैक मार्केटिंग करके, जमाखोरी, काला बाजारी, बिना बिल का सामान, नकली सामान कर तो रहा हूं मैं, जुआ से जीत रहा हूं पैसा। ये पैसा क्यों नहीं आएगा नेशनल इनकम में? बिकॉज इट इज नॉट शोन बाय द पीपल। तुम बता दोगे तो ऐड कर लेंगे। दूसरी बात, चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? अरे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस रूप में कमाया जा रहा है? गलत तरीके से। कौन से तरीके से? यानी एक और चीज प्रूफ हो गई आज, नेशनल इनकम में वही पैसा आएगा जो लीगल फॉर्म में कमाया जाएगा। कौन से फॉर्म में? इलीगल इनकम कभी नहीं आएगी। एक लाइन लिखो, इलीगल इनकम्स आर ओवर एस्टिमेटेड, sorry, illegal incomes are underestimated by the government
illegal incomes are underestimated by the government, underestimated by the, but actually it is overestimated. पता नहीं आपको लैंग्वेज समझेगी नहीं समझी, मैंने बोल तो दिया। समझ लगा किसी को लाइन क्या बोला मैंने आपको? बोलो बेटा, कुछ समझा समझा बता पाओगे क्या कुछ? अरे बोल रहा पहले पढ़ो स्टेटमेंट, आपको समझ आया क्या? पढ़ो स्टेटमेंट। इलीगल इनकम्स आर, बोलो। अरे इसका हिंदी मतलब है जितना सरकार सोचती है उससे कहीं ज्यादा होता है ये पैसा सरकार लगाती है, उसका अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेटेड 1000 करोड़ होगा कुछ, वो हजारों अरबों रुपए में होता है। तो बोलता है जिस इनकम का सरकार एस्टिमेशन ही नहीं लगा पा रही है और ना लोग उसे बता रहे हैं, तो उसे हम कौन सी इनकम मानेंगे? आपको पता है ना ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? जो आपने हो सकता है सही तरीके से कमाया हो बट सरकार को आपने बताया नहीं ना। सरकार क्या बैठ के क्या लगाएगी फिर? अपना एस्टिमेशन ही तो लगाएगी। क्या लगाएगी? पता तो है नहीं सरकार को। नेक्स्ट, ये जबरदस्त पॉइंट क्या लिखा बेटा? नेशनल इनकम में कौन सी सर्विसेज आती है? पेड, पेड सर्विसेज जो पैसा लेके की जाती है। इंजीनियर पैसा लेके काम कर रहा है, डॉक्टर पैसा लेके काम कर रहा है। अब सुनना मेरी पूरी बात। सर हमारे घर में हमारी मदर है, बिल्कुल बेटा, सबके घर पे है, होनी भी चाहिए। वो हमें सर्विसेज देती हैं, बिल्कुल हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए खाना बनाती हैं, घर को साफ रखती हैं, अपना भी काम करती हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी उसको भी एक्सप्लोर करती हैं। वो हमसे पैसे नहीं लेती, यस बिल्कुल नहीं लेती। वो हमें फाइनल सर्विसेज देती है। व्हाट इज कॉल्ड फाइनल? जो हम उनसे लेके किसी और को दे नहीं सकते, मगर हमसे पैसे नहीं लेती है क्योंकि वो सर्विसेज होती है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सिंगर है मान लो, शानदार सिंगर है, वो अपने ही भाई की शादी में गाना गा रहा है, क्या उससे पैसे लेगा? अच्छा मुझे बताओ, गाना गा रहा है मतलब सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस है? फाइनल सर्विस है। पेड है क्या अनपेड है? अनपेड है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अपने गरीब आदमी को खाना दे दिया अपने घर से, आपने उसको कपड़े दे दिए, ये आपने सर्विस दी उसको, पैसे लोगे क्या उसके आप? अरे पैसे लेते क्या मुझसे? अनपेड सर्विसेज का मतलब वो होता है कि वो फाइनल तो होती हैं बट वो होती है आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी। मर्सी मतलब दया। अरे बोलो इधर सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। टीचर टीचिंग इज ओन चिल्ड्रन, डॉक्टर अपने ही बच्चों का इलाज कर रहा है, कौन सी सर्विस है? फाइनल है बट पेड है क्या अनपेड है? अनपेड सर्विस। देखो बोला इसी को लिखा है क्या? However, there are number of unpaid services which are not, बोलो बेटा, अकाउंटिंग होती है क्या? बनाते हो अकाउंटिंग घर में बैठ के? मम्मी डेबिटेड टू बनाते हो कुछ? मम्मी ने आज एलआई डेबिटेड टू क्रेडिट, ऐसा कुछ होता है? अरे बोलो यार, मम्मी की धुलाई सर्विसेज टू, ऐसा होता है क्या कुछ? नहीं ना भाई, क्या लिखा है? सर्विस ऑफ हाउस वाइफ एंड सर्विस प्रोवाइडेड आउट ऑफ, बोलो बेटा। मम्मी प्यार भी करती है, मम्मी को अफेक्शन भी होता है, मम्मी को हम पे दया भी आती है, उनपे सिंपैथी, कभी कभी फोकट में कुछ ले भी लेते हैं उसे, तो चैरिटी भी होती है, तो आर नॉट इंक्लूडेड इन। दो एग्जांपल और लिखो। टीचर टीचिंग हिज ओन चिल्ड्रन, डॉक्टर बोलो ट्रीटिंग हिज ओन चिल्ड्रन। मैं अशर अल्फिया को पढ़ाता हूँ, मैं मंगलू उसकी माँ से पैसे, माँ बहन कर देगी मेरी, अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे ले रहे तो। सुमित नहीं आया, सुमित क्या खिला दिया सबने तूने रात को? मेरे पास वीडियो है, क्या खिला दिया? बिरयानी? वो तो वेजिटेरियन आदमी, टेंशन में आ गया हो रात को। नहीं ऐसा उसने मुझे बोला, मुझे पता है उसकी हरकतें क्या है। अब बच्चा कुछ बोलेगा तो इनिशियली तो मानूंगा ना थोड़ा बहुत, तो यार मैंने ऐसा क्यों कर लिया, ऊपर दिख रही होगी दीवार। चलो यहाँ तक ठीक है। अरे बोलो कम ऑन। So what are the services which can be accounted in national income? Paid services. कौन सी सर्विसेज? Paid services. नेक्स्ट आ जाओ बेटा आप लोग। चलो क्या है? प्रोडक्शन फॉर, ये बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा।
आपको पता है कि नहीं कि इंडिया में आज भी, पहले तो होता ही था ऐसा कि फार्मर्स जो भी स्टार्टिंग करते थे वो आधी खुद कंज्यूम करते थे, आधा मार्केट में ले जाते थे। अब अपन नेशनल इनकम में क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन फोकस नहीं करते। कितना बना? मान लो एक फार्मर ने 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया, कितने एप्पल का? वो 100 एप्पल को प्रोडक्शन करने में जिसने भी पैसे कमाए वो नेशनल इनकम में आ जाए। उसने वो एप्पल बनाने के लिए कुछ खरीदा होगा ना मार्केट में, तो वो सब आएगा नेशनल इनकम में। अब मेरी पूरी बात सुनना, उसने 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया, 50 खुद कंज्यूम किया, 50 मार्केट में बेच दिया। लॉ क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक लॉ क्या बोल रहा है? सुनो पूरी बात। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स और अदर, बोलो अलाइड मतलब रिलेटेड प्रोड्यूसर, जो उनके ही जैसे दूसरे काम कर रहे हैं। डू नॉट, बोलो डू नॉट। तो 50 एप्पल आए क्या मार्केट में, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे? 50 का ही प्रोडक्शन हुआ था। हुआ कितने का था एक्चुअली? 50 मैंने खुद कंज्यूम कर लिया। तो मार्केट में कितने आए? तो प्रोडक्शन कितने का हुआ था? तो बोला जो मार्केट में आए उसी को नेशनल इनकम में लो, जो नहीं है उसको लेने की जरूरत, क्योंकि जो आपने खुद कंज्यूम किया उसके पैसे दिए गए आपने। अरे बोलो ना, आपने खुद को, अरे यार जिनकी कपड़े की दुकान होगी उनके बच्चों दुकान से कपड़े ही पहनते होंगे ना? नहीं कपड़े की दुकान किसी होगी ना, शुरू वेद की है, तो वेद तो वही कपड़े पहनता भी होगा ना, तो उसके पैसे देता है क्या तुमने पापा को? पर तेरे पापा देते हुए जिससे खरीदे होंगे, तो वो उसकी इनकम में तो आ जाएगा। बट तुमने जो कपड़े दिए अपने बच्चों को, वो उसका पार्ट, उसने तो कमा लिया ना तुमसे, उसने कमा लिया। अरे बोलो कमॉन यार, अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिए। आप कभी नाश्ता करने जाओ होटल होटल में, आप देखना वहां के लेबर कंज्यूम करते हैं, बैठ के वो खाते रहते हैं। उनको भी तो भूख लगती है बेचारों को। तो दरगाह में जाओ, कभी पीछे वाले बेंच पे देखना आप लोग, वो लोग बैठ के खाते रहेंगे। जल्दी से आंसर दो, उसके पैसे कटते होंगे क्या? तो अज्यूम कर ले इट इज ए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो मान लेते हैं 1000 प्लेट बेचता है पोहे की, वो 20 प्लेट उसके एम्प्लॉयज के लिए होगी, तो बनी कितनी होगी? 1020। अरे बोलो कमॉन, उसमें से 20 क्या होगी? सेल्फ कंज्यूम। बची कितनी? तो अपन क्या मानेंगे, मार्केट में कितनी है ऐसा? तो प्रोडक्शन कितने का हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में कितना आया वो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाली हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? अरे कम ऑन जल्दी फास्ट। इनकम ऑफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, फुल फॉर्म बोलो आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहता है आईएमएफ? जो भी फॉरेन फर्म इंडिया में काम करेगी उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश में आके प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे तो हमारे देश की इनकम को बढ़ा रहे हो ना तुम। अरे बढ़ा रहे हो कि नहीं? आपको पता है ना कि बाहर की कंपनीज अगर हमारे देश में काम करेंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा क्या? क्या होता है जीडीपी? फुल फॉर्म बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो लिख दो ना वहां पर, these foreign firms increase the GDP of the country. These foreign firms increase the GDP of the country. These foreign firms increase the GDP of the country. चलिए यहां तक क्लियर हुआ? कम ऑन। अब आ जाओ काय पे। बेटा बात नहीं करना प्लीज। सरकार बहुत सारी सर्विसेज देती है देश में, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्या होता है बेटा लॉ एंड ऑर्डर? कानून व्यवस्था। पुलिस और जुडिशरी, पुलिस आर्मी नेवी जुडिशरी। और क्या प्रोवाइड करती है? डिफेंस। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे क्या होता है? गटर खोदे जाते हैं, गटर गटर पाइप लाइन, फिर पानी भर जाता है, ठीक है। और क्या देती है सरकार? एजुकेशन। और क्या देती है? हेल्थ सर्विस। सरकारी स्कूल धीरे धीरे, जैसे मैं आपके सामने जो बैठा हूं, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। आप में से कितने लोग सरकारी स्कूल से पढ़े? और दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो 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 भी देश तरक्की करता है उसके सबसे अच्छे बच्चे कहां से पढ़ने चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से।
यूके यूएस का यार, ये लॉजिक है, मतलब मेरे बोलने पे थोड़ा ना होता है, ये तो लॉजिक। प्राइवेट स्कूलों का हालत तो आपको पता ही है, काफी स्टार पैदा हो रहे हैं स्कूलों से निकल के। कौन से स्कूल से पढ़ी नहीं चला? लिटिल वुड छोटी है आज तक। नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, लिटिल वुड्स के आगे पूरा नाम तो बोलो। चलो ठीक है। इंटरनेशनल स्कूल से अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना आप चीट फाड़ कर दो, ये एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी। आप कहां से पढ़े हो? सोनिया? गुजराती। खराब हो गया वो स्कूल, पहले बहुत शानदार थे। आपको पता ही नहीं है वो पहले क्या था, पहले खतरनाक स्कूल था, आउटस्टैंडिंग। कहां से पढ़ा तो सिप्टेन? डीपीएस के जीपीएस? और क्या है उसका फुल फॉर्म, क्या है? आपको हेल्थ सर्विस का सुनते आ जाएगा जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और एजुकेशन में म्युनिसिपल स्कूल। अब सुनना पूरी बात। बोलता है जब सरकार कानून व्यवस्था देती है देश को, लॉ है, पैसे लेती है क्या उसके? डायरेक्ट पैसे लेती है क्या? कभी कोई आर्मी वाला आया क्या, भैया वो रक्षा कर रहा हो पैसे दो उसको, होता है कैसे? डिफेंस के पैसे लेती है सरकार से, डायरेक्ट पैसा बेचती है क्या डिफेंस? मालूम क्या बोल रहा है वो? बोलता है जितनी सर्विसेज है, नाम लिखा है ना, वो जो साफ सफाई होती है सुबह, थोड़ी बहुत नगर परिषद के द्वारा होती है कि नहीं होती? अरे होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, हाँ तो बोलो यार। तो वो सब सर्विसेज कौन सी सर्विस है, फाइनल है, कौन सी है? बट ध्यान देना। बोलता है बट एक दिक्कत है, इधर सुनो। बोलता है इन सर्विसेज की बोलो मार्केट वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट में मिलती है क्या सर्विसेज? जैसे तुमको डिफेंस की सर्विस चाहिए, मिलेगी क्या कोतवाल चौक पे, कोई दुकान में? अरे बोलो। इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो, पहले बताओ ये सर्विस है क्या? अरे बोलो ना। फाइनल है, बट ये मार्केट में एग्जिस्ट, इसकी इसलिए कोई मार्केट वैल्यू। अरे हमें पता, मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू ही हमें पता, उसको हम बोलो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अंडर नेशनल इनकम। व्हाट इज द रियल वैल्यू? पता नहीं सर रियल वैल्यू क्या है, मतलब वो तो फ्री में पढ़ाते हैं म्युनिसिपल वाले, बट पता नहीं उसकी रियल वैल्यू क्या है। वो जो जीएमसी जाओ तो सर फ्री में इलाज हो जाता है, तो उसकी रियल वैल्यू नहीं पता सर। जिसकी रियल वैल्यू ही नहीं पता, काय को इंक्लूड कर रहे नेशनल इनकम में? तो तीन चीजें पढ़ी आपने इस टॉपिक में। फाइनल सर्विस है, शायद पेड है, कभी कभी अनपेड है, बट उसकी रियल वैल्यू हमें मिलती है क्या, पहले बताओ। नगर परिषद की जो सर्विसेज है, या नगर पालिका की, या महानगर पालिका की, कहीं दुकान में मिलती है क्या? तो मतलब जो चीज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी रियल वैल्यू कहां से निकाला? देखो दिल पे नहीं लेना, अपने स्कूल स्कूल का मस्ती करता हूँ मैं। हाँ प्लीज सीरियसली लिया करो, ठीक है? देखो मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा, उसका रीजन बता रहा हूँ, आप सब इतने बेहतरीन स्कूलों से पढ़े, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। जैसे मेरे जैसे ही कोई होंगे नल्ले बच्चे होंगे ना, वैसे मैं म्युनिसिपल फुल इंग्लिश से पढ़ा हूँ। अब मैं जब म्युनिसिपल फुल इंग्लिश, मेरे ख्याल से सबके खानदान वाले भी वहीं से पढ़े होंगे, सब जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, म्युनिसिपल फुल इंग्लिश मीडियम नंबर वन स्कूल हुआ करता था गोंदिया का। सबके घर वाले आप पूछना कहाँ से पढ़े, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ दी पीपल वहीं से पढ़े होंगे। तो बहुत शानदार टीचर हुआ करते थे हमारे, तो मैं वहीं से पढ़ा हूँ। तो उस वक्त जब हम पढ़ते थे तो नंबर वन स्कूल हुआ करता था, नंबर वन। और नंबर टू पे कभी कभी आ जाता था गुजराती, नंबर टी पे बंगाली, और फोर्थ पे गुरु नानक, बहुत अच्छे स्कूल थे। ये जेवियर एवियर्स और ये विवेक मंदिर तो पूछते भी नहीं थे। हाँ नहीं था। जैसे जैसे म्युनिसिपल स्कूल कमजोर होते गया, वैसे वैसे ये स्कूल बेहतर होते गए। बेहतर मतलब इनकी जो आपको क्या बोलते हैं इसको, रेंज बढ़ती गई। नहीं तो जितने बच्चे म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल जो वो डिवाइडेड था, फुल इंग्लिश, हाफ इंग्लिश, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम। हाफ इंग्लिश तो स्कैम था, आज तक समझा नहीं उसका नाम हाफ इंग्लिश का। तो ये सब बोलने, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं या इन सब हम वहीं से पढ़े, और आउटस्टैंडिंग पढ़ाई। आईआईटी है उसमें तो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स है ना। ये जो नीट के लिए मरते हैं बच्चे, कौन से कॉलेज जाना चाहते हैं? सरकारी कॉलेज है। तो एम्स क्या है? सरकारी है ना। एनएलयूज क्या है जो क्लैट वाले पढ़ रहे हैं? सरकारी है ना। तो इसलिए वो एक दिक्कत है कि वो, और सरकारी स्कूल का अच्छा होना बहुत जरूरी है भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए अपने अभी कितना बड़ा एरिया है, आप जाके देखो, वो स्टेडियम उन्हीं का है भाई। अरे स्टेडियम में कार्यक्रम होते हैं वो उन्हीं का है। दे कैन मैनेज बट दे आर नॉट मैनेजिंग इट वेल। ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ा हूं मैं, जिनकी पढ़ाई हुई चीजें मेरे को अभी भी याद है। सब सीनियर टीचर हुआ करते थे,
50-50, 55, 60 साल के, और जो सालों से पढ़ा रहे हैं, अपने बाप दादा को भी पढ़ा है, इस लेवल का उनका डोमेन ऑफ नॉलेज था। तो आई एम नॉट सेइंग आपने कुछ कम पढ़ाई की है, डेफिनेटली आप ज्यादा इक्विप्ड है टेक्नोलॉजिकली हम लोगों से, बट जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अब आपके स्कूल के आगे अगर इंटरनेशनल है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इंटरनेशनल फ्रॉम योर साइड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बाकी स्कूल तो अच्छा ही होगा, क्यों नहीं होगा? स्कूल थोड़ा ना खराब होता है, स्कूल अच्छे ही होते हैं। तो कहाँ से पढ़े अर्बन? हाँ, वो दार से पढ़ा है। प्रज्वल कहाँ से पढ़ा है? गुजराती से। तू कहाँ से पढ़ी है शिखा? रोडानक से पढ़ी तो काफी और अच्छा हो सकता है वो स्कूल, काफी पहले बहुत अच्छा था, एक जमाने में तो बहुत ही बढ़िया स्कूल था। अभी मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। आप कहाँ से पढ़े हो अनन्या? विवेक मंदिर। सोम कहाँ से पढ़ा? तीशा? ये उससे कोई नहीं पढ़ा के वाला है स्कूल, प्रोग्रेसिव से कोई नहीं पढ़ा, प्रोग्रेसिव। हाँ वही बोला कोई था। अबे ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ये क्या है? गेट पे खड़ा था क्या स्कूल में? और अंकित कहाँ से पढ़ा? अरे क्या बात है। नहीं नहीं, मगर स्कूल का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होता है भाई, मे बी योर इंग्लिश, मे बी योर बिहेवियर, मे बी मेनी थिंग्स। रिजल्ट भी शायद जीपीएस का ही है। वे तू कहाँ से पढ़ा? हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी। कोई बुरा बुरा मानना कब कर दिया ना तूने? जब आदमी जीवन में थोड़े बहुत फेलियर देख लेता है तो वो हम्बल हो जाता है, तेरे को पता है? तो अभी तूने एक छोटा सा फेलियर देखा 3 दिन का, अब मत देखना कोई फेलियर, अब झेल नहीं पाएगा तू, है ना? समझा क्या बोल रहा हूँ? फेलियर मतलब मैं एक समझाने के लिए समझा रहा हूँ तेरे को। इंग्लिश वाले कहा इंग्लिश वाले? ये तो घमंडी है साले, होशियार वाले पे कभी ना बैठा है वो देख। नहीं, मगर हमने हर टीम से सबको कुछ ना कुछ दिया है, ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए। इंग्लिश से किसको प्रोवाइड किया हम लोगों ने? फिर मैथ से किसको दिया हम लोगों ने? वेद को प्रोवाइड किया, हाँ दिया। वेद किसको दिया? सुमित। और आईटी आईसी से किसको दिया? हर्ष। दिया ना? नहीं, हर्ष को भी दिया, बेस्ट बॉलर। और कौन सा रहेगा हमारी टीम से? प्रज्वल। और बताइए, जेएनजी से किसको दिया? पंकज। और कौन सी टीम रह गई? अकाउंट से किसको दिया? राम को। नहीं तो वो तो, अब जो टीम जीतती है उसको तो ज्यादा मिल नहीं है, माइक को मिला, बालवीन को तो मिलेगा, जो टीम जीतेगी उसमें ज्यादा लोगों को मिलेगा मिलेगा। तो वो तो कंट्रीब्यूशन जरूरी था कि सब टीम में कुछ ना कुछ। और आपको पता है क्या, एक बात बताऊं यार, तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी क्या, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहा तेरे खेल से भी और तेरे बिहेवियर से भी। हाँ, बिहेवियर का मतलब मैं, तू मेरे को कभी कॉम्पिटिटिव लगा ही नहीं थी होती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कॉम्पिटिटिव फ्रॉम योर साइड, कि मुझे जीतना है। मैं पहले ग्राउंड पे आऊंगा, मैं लास्ट में ग्राउंड से जाऊंगा। पता नहीं तुम्हारी सराउंडिंग ही अमीरों की, क्या करूं मैं? मैं आईसी को बोलता भी था, किसकी टीम है? मीरो की। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, और बाकी उसने परफॉर्म कर दिया आखिर उद्धव ने फाइनल में और सेमीफाइनल। मुझे डिसअपॉइंटेड तो पता है, ये तीन आपको पता है सबसे बड़ा लर्निंग आपको हमेशा स्पोर्ट्स से ही मिलेगा। पेशेंस। हर दिन एक जैसा नहीं होता, अकेले व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, टीम होना बहुत जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फाइनल में कहां चले काशिफ सर? सेमीफाइनल में भी कहां चले? सेमीफाइनल में किसने रन बनाया? बलवीर ने। फाइनल में किसने बनाया? पहले 2 मैच में बनाया सर ने, एक 2 मैच में बनाया ना, वो जो 2 मैच, शो मैच हुआ था उसमें। 3 गेम है, हम क्यों बाहर हुए? हम परफॉर्म ही नहीं कर पाए एज ए टीम। मैच क्यों बाहर हुआ? लैक ऑफ यूनिटी। इंग्लिश क्यों बाहर हुआ? इंग्लिश टू कैजुअल। हाँ फैक्ट है। एंड लैक ऑफ परफॉर्मेंस बाय दिजिल एट इनिशियल डिजाइन। हाँ, ये दोनों परफॉर्म करते तो ये लोग पहले पहुंचते। एवरीथिंग, अकाउंट्स क्यों बाहर हुआ? टू मच कॉन्फिडेंस आफ्टर बीटिंग अस। फैक्ट है।
और कौन सी टीम है बताओ? आईसीयू बाहर हुआ, सेम वही, लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था था। हर टीम सीखती है ना। ओसीएम क्यों जीता? बिकॉज ऑफ टीम वर्क। दो लोग नहीं भी खेले तीनों मैच, वो भी उतने ही खुश थे उनके जीतने के बाद। और अपनी टीमों में कैसा था, किसी को बिठा दिया तो इतना बड़ा मुंह फुला के बैठ जाएगा, हो ना। जो नहीं भी खेले वो भी उतने ही खुश थे उस टीम में, टाइटल ही मिल गया ना। मैथ्स में लड़कियों में ज्यादा यूनिटी थी, मैथ्स में लड़कियों ने काफी एफर्ट डाली, काफी ज्यादा। तो ये सीखने का है, आप हारे आप जीते, जैसे मैच से पढ़ाई में भी वैसी हो। 3 दिन और स्पोर्ट्स था, आपको आने वाले कई महीनों सालों थोड़ा बहुत वो पेशेंस लेवल, वो हम्बलनेस लानी पड़ेगी। और टीम की तरह ही पढ़ना पड़ता है आपको, टीचर के साथ टीम बनानी पड़ती है, अपने कलीग्स के साथ टीम बनानी पड़ती है। जैसे वर्षा का मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा, इतने प्रेशर में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात होती है। और ये आपको लाइफ में भी काम आएगा अब, क्योंकि वहां पर लोगों ने काफी सीखा कि एक होता है अकेले में परफॉर्म करना, एक होता है लोगों के सामने परफॉर्म करना, उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं होता है। जैसे हाँ हाँ, जैसे आप नहीं आना चाहिए था, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैंने पहली बार मनीष सर को किसी फंक्शन में 10:30-11 बजे रुकते हुए देखा। आप देखो फेयरवेल से भी 10 बजे चले जाते, 9:30। इसका मतलब ही वॉज एंजॉइंग, वो एंजॉय कर रहे थे उस प्रोसेस को, उनको अच्छा लग रहा था वहां पर, है ना। सर 10:30 बजे गए, नहीं आते नहीं तो सर इतना लेट। आहूजा मैडम वॉज देयर, लास्ट डे तो शायद बुरा थी, उसके पहले भी आई थी। यू शुड पार्टिसिपेट, दैट पार्टिसिपेशन इज नॉट लाइक यू शुड प्ले एंड ऑल दैट, यू शुड आना चाहिए वहां। मेरे को तो मजा आ गया भाई, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम सब ने काफी एंजॉय किया। और जब मैच खत्म होता था तो फिर वो ऐसा होता था कि सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लाइक चिल कर रहे हैं, तो वही वही सबसे बड़ी बात है। नो वन इज क्रिटिसाइजिंग, नो वन, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस थे उसमें 2-3 बस। भाई मैंने इतना अच्छा, एक चीज आपने गौर किया, बहुत हाई इमोशंस थे उसमें, लोग रो रहे हैं, लोग लाइक चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यही तो स्पोर्ट्स की खेल बात है। हमारी टीम से भी काफी लोग रोए, मैच से लोग रोए, आईसी वाले अपसेट थे, रोए नहीं हो, बाद में पागल हो गए थे। अकाउंट्स वाले खुश, गायत्री जो 2 बार खेल चुकी है, 2 साल से पढ़ रही, वो फाइनल। इमोशंस, मेरे को लगता है स्पोर्ट्स में इमोशन सबसे, मनन ने रोया, कितना रोया मनन ने, बाप रे बाप। मनन ने अपनी टीम को ब्लेम छोड़ करके एम्पायर को ब्लेम कर दिया। ऐसा नहीं होता यश, बहुत गलत बात है। आप अपनी खामियां देखेंगे, एम्पायर ने ये बोल दिया कि तुम जीत सकते हो, इसलिए तुम हार गए। कोहली कोहली की सेंचुरी होने की थी, याद है तेरे को, और पाकिस्तानी बॉलर ने वाइट फेंक दिया था, तो जो एम्पायर उसने वाइट नहीं दिया था, याद है कुछ? कौन से एम्पायर की बात कर रहा हूं मैं? जो धोनी के टाइम रनआउट पे खड़ा था। इसका मतलब एम्पायर ने फेवर किया कोहली को, तो गलत था ना वो, मगर हमको तो मजा आया ना, क्योंकि हमारे साइड से था। फिर सेंचुरी हुई थी कोहली की, याद है? नेक्स्ट साइड भी बॉल गई थी, मेरे को अभी भी वो मैच याद है। एम्पायर के बोलने से तुम मैच नहीं हारते भाई, तुमने खराब खेला इसलिए तुम मैच हारे। इंग्लिश के हारने के पीछे एक दो रीजन थे, दोनों इम्पैक्ट प्लेयर नहीं चले शुरू के मैचेस में, एक ही व्यक्ति ने खेला ना दोनों मैच में, तीसरे मैच में तेज चला। टीम गेम होता है ना, मेरी टीम क्यों आ रही, टीम गेम, हम ऐसे टीम परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर सेमीफाइनल में कितने रन बनाने थे हमको? मात्र 41। कौन कौन बस प्रज्वल ने आखिरी में आके थोड़ा बहुत जो कोशिश किया कि, तो आई थिंक कुलदीप नेवर परफॉर्म, ये तो कुलदीप अकेले ही। इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम स्पोर्ट, यू नीड टू हैव देयर, आपको लोग चाहिए। तो भाई मुझे तो ऐसा लगा कि काफी लोगों ने उसमें काफी चीजें सीखी, वो काफी शानदार रहा, काफी ज्यादा प्रोफेशनल रहा। कोशिश हमने काफी डिसेंसी से खत्म किया उसको, हमने ऐसी कोई चीज नहीं की, हुई होगी इक्का दुक्का हुई होगी, लड़कियां अनकंफर्टेबल नहीं हुई, लड़कियों की तादाद इवन सेकंड और थर्ड डे बड़ी थी वहां, ऑडियंस काफी डिसेंट था। इमोशंस आई थे, रूपम पागल हो गया था। क्यों क्या तुमने रूपम को यश, रूपम को क्यों क्या तुमने, क्यों छेड़ दिया तुमने उसको इतना? पहले से ही ना वैसा। यूजन कौन सी टीम में था? खिलाएगा तुमने तो कोई कप मैच, कौन सा मैच खिलाए थे?
आखिरी वाला, चलो अच्छी बात है। टी शर्ट के पैसे से ले लेना उनसे, ठीक है। हमारी टीम से भी ऐसे इसने खेली, बच्ची ने, माई ने खेली, और कौन थे, रोहिणी ने खेली बेचारी एक भी मैच। बट रोहिणी तो प्रैक्टिस पे आई है, याद है ना। हाँ वेरी गुड। ईशा ने काफी एंजॉय किया, अनन्या और कनन ने भी काफी एंजॉय किया। एंजॉय नहीं किया आपने? एंजॉय तो किया, क्या गर्मा गर्मी थी। अच्छा मुझे ये लगा कि सब टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, सबने। शिवम सर तो पागल हो गए थे भाई। ये तो वही होता है ना, जैसे संस्कार की टीम बाहर हुई, उसके बाद में भी वो व्यक्ति वहां खड़े रहा 3 घंटे एम्पायरिंग किया, तो यही तो हम बोलने से जा सकता था गुस्सा हो गया। हाँ एम्पायरिंग किया, दूसरे दिन भी किया और थर्ड डे भी किया। तेजिल से काफी डिसअपॉइंटेड रहा, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। और फिर अपने को ये भी चीज सीखने को मिली कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या खेले वो लोग, फाइनल में भी तो खेल खत्म कर दिए थे। वो तो माही भाई ने बचा लिए, और नहीं तो क्या, दोनों आउट हो गए थे, काशिफ सर और माही ने बचाया, और उद्धव ने कुछ खेल लिया था आखिरी में, थोड़ा बहुत उद्धव ने परफॉर्म किया ना, दोनों मैच में अच्छा खेल होता, 12-12 रन का डिफरेंस दिया उसने। इससे ये भी समझ में आता है कि माही, माही आपको पता है कि नहीं, स्टेट लेवल नेशनल का स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उससे उसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है देखो आप। ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आना तो सुनिए आपको, सोए क्या आप तीनों दिन, क्या किया आपने, आप आई क्यों नहीं, वो बुलाए नहीं, आप बुलाना थोड़ा ना पड़ता है यार, बुलाया क्या मैंने किसी को, सब खुद से आए। और आप, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने पार्टिसिपेट किया, नंदनी ने पार्टिसिपेट किया, आप दोनों आई, बहुत अच्छा लगा। पलक तो बहुत मजबूरी में आ रही थी, उसकी पढ़ाई का काफी लॉस हुआ, बहुत मुश्किल में आई है पलक, मतलब बहुत दिल पे हाथ रख के आई है। विनायक ने तो पूरा कोर्स खत्म कर लिया भाई, दिनों दिन में। एक दिन पूरा उसी पढ़ा, एक दिन इको पढ़ा, एक दिन पूरा मैथ्स पढ़ा। 80 80 80 80 कितने नंबर की पढ़ाई हो गई, 240। बेवकूफी थी घर में बैठना, और कुछ। लास्ट क्या लिखा, बोलो लास्ट टॉपिक क्या लिखा है, चेंजिंग प्राइस लेवल। एक लाइन लिखो बाजू में, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब समझो पहले, और रियल जीडीपी का मतलब भी। अभी मान लेते हैं एट प्रेजेंट 2025 में इंडिया का जीडीपी है, मान लो अज्यूम करो 1000 रुपए। मालूम कैसे निकाले हमने वो, इधर सुनो, कितना सामान कितने में बनाया और बेचा गया, ठीक है। अरे बोलो, उससे निकलता जीडीपी, क्या निकलता है, कितना सामान इनटू कितने में बनाया और बेचा गया। मेरी पूरी बात सुन, अज्यूम कर लो 100 यूनिट कुछ सामान होगा, कितने यूनिट, 1000 रुपए जीडीपी है, कितने रुपए का होगा वो, 10। अरे बोलो ना, मेरी पूरी बात सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं तुमको। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, क्या बोलते हैं। उसका रीजन है, सर आज से 10 साल पहले भी तो 100 यूनिट बनता था इंडिया में, और उस वक्त सेम चीज की कीमत 5 रुपए थी, तो उस वक्त का जीडीपी कितना होगा, 500। अरे बोलो, तो आज का जीडीपी कितना है, प्रोडक्शन की वजह से है कि प्राइस की वजह से, प्राइस, इन्फ्लेशन की वजह से, किसकी वजह से। इसलिए इंडिया का नॉमिनल और रियल जीडीपी, इंडिया मतलब दुनिया का, अपन इंडिया की बात करेंगे, इसलिए नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आता है, रियल जीडीपी कम आता है। बोलो क्यों, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, जब करंट मार्केट वैल्यू, उसमें क्या इंक्लूड है, इन्फ्लेशन भी है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो चीज तो के दाम है। तो सुनना मेरी पूरी बात, पूरी बात सुनो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी, लिखो, करंट ईयर का आउटपुट इनटू बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का आउटपुट इनटू बेस ईयर का प्राइस। व्हाट इज बेस ईयर, कंपैरिजन ईयर। करंट ईयर का आउटपुट इनटू बेस ईयर का प्राइस, कितना था बेटा बेस ईयर का प्राइस, 5 रुपए। अरे 15 15 16, और अभी कितना बना रहे हो पुट्स, 100। 100 इंटू 5 कितना आएगा बोलो,
तो मतलब तुम्हारी रियल जीडीपी कितनी है आज भी? 500, बट इन्फ्लेशन की वजह से कितनी दिख रही है? 1000। अब सुनो, पूरी बात सुनो ओए। फिर यहाँ एक लाइन लिखी देखो, ध्यान देना, पढ़ो क्या, मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करूंगा पढ़ना। व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज, national income also show increase even though production may have, because of inflation, because of inflation। सही है? अरे कम ऑन, हम नीचे क्या लिखा है देख, समटाइम्स प्राइस लेवल फॉल्स, चीजें सस्ती होती है उससे इनकम भी कम होगी, अरे पैसा कमा रहे हो ना आप, बोलता प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ रहे हो। कब होता होगा ऐसा? प्राइस भी गिर रहे हैं, पैसा भी कमा रहा है वो, प्रोडक्शन इवन दो देर में भी इंक्रीज इन, कब होता होगा ये? सोचो, थोड़ा अक्ल लगाओ। रिसेशनरी टाइम पे होता होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि रिसेशनरी टाइम पर चीजों के दाम, उससे पैसा भी देश में, बट लोग प्रोडक्शन करने को रेडी। अब मेरे को एक बात बताना, ये उल्टा लिखा है ना दोनों जगह, मतलब क्या हो गया कि कई बार देश में, बोले बेटा कई बार हो सकता है, मेवालाल वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेवालाल वाला आज भी उतने ही समोसे बेच रहा हो जितने आज से 10 साल पहले बेचता हो, कमाना ज्यादा है, रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। तो वो उसकी नॉमिनल जीडीपी है, क्या है? रियल जीडीपी क्यों पता चली? अरे भैया आज भी आप दिन के 500 समोसे बेचते हो, 10 साल पहले भी 500 बेचते थे, पहले एक समोसा 10 रुपए का था, आज एक समोसा 20 रुपए का है, तो उसकी नेशनल इनकम तो बढ़ी हुई दिखेगी ना? अरे बोलो, कौन से टर्म्स में? नॉमिनल टर्म्स में कि रियल टर्म्स में? नॉमिनल। रियल जानना हो तो क्या करेंगे, सर आज से, अभी आप 10 से 10 साल पहले कितने का बेचते थे एक समोसा? बोले 10 रुपए। और बेचते कितने हो? 500 समोसे, पहले भी 500 बेचते थे, आज भी 500। बोले हाँ, 500 इंटू 10 कितना होगा? तो ये लॉजिक है इसके पीछे, मतलब जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो नेशनल इनकम एक्चुअली में बढ़ रही है या एक्चुअली में कम हो रही है, समझ में? किस वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। किस वजह से? तो रियल जीडीपी का मतलब क्या लिखा? देखो, इंक्रीज इन प्राइस लेवल विद इंक्रीज इन आउटपुट। लिखो बेटा, रियल जीडीपी का मतलब इंक्रीज इन प्राइस लेवल विद इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ रहा है, साथ में आउटपुट भी बढ़ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया में क्या आउटपुट नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा है सर। फिर एक लाइन बोलता हूं मैं, जितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा है उतनी तेजी से आउटपुट नहीं बढ़ रहा। एग्री? आउटपुट जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से प्राइस उससे कहीं ज्यादा तेजी से। तो दिखाई देता हूं मैं यार तुम लोगों को, नॉमिनल रियल जीडीपी। तो भाई भाई वो समझ जाएगा। 2024-25 का हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी, मतलब इतना पैसा देश में फ्लो होगा नेशनल इनकम के रूप में, कितना लिखा है? 330 लाख करोड़ लिखा है क्या? मिला क्या? ये इन्फ्लेशन के हिसाब से, किसके हिसाब से? कि चीजों के दाम बढ़ रहे तो इतना पैसा कमाया जाएगा देश में। रियल जीडीपी कितनी लिखी बोलो? 187 पॉइंट। व्हाट इज रियल जीडीपी? जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको हम एक बेस ईयर से इंटू करेंगे। व्हाट इज बेस ईयर? कंपैरिजन ईयर। और कंपैरिजन ईयर हमेशा नॉन नेचुरल डिजास्टर वाला होना, क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को 2020 से कंपेयर करेंगे तो हमेशा बेहतर ही पाएंगे। हमें बेहतर नहीं दिखना, हमें खराब दिखना है, जिससे हम इंप्रूवमेंट करें। हमारा जो भी बेस्ट ईयर होगा उसको बेस ईयर लेना कभी। अरे बोले यार कमान, इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है, अगर हमारा क्लास में रिजल्ट खराब होता है तो मम्मी को क्या बोलते हैं? बाकी सबका भी आया है। तो फिर मम्मी बोलती है जिसका अच्छा है उसका बता। तो काय से कंपेयर करना है आपको? अच्छे वाले साल से, बुरे वाले साल से। अरे बोलो यार, तो ये कौन कौन सी डिफिकल्टी पड़े आप लोगों ने बताइए? थ्योरेटिकल डिफिकल्टी कौन सी है? अच्छा मुझे बताइए, मैं अगर लिख दूं 330 लाख करोड़ तो आपको पढ़ने में तो यही लगेगा वाह यार इतनी सारी नेशनल इनकम, बट एक्चुअली में वो क्या है? इन्फ्लेशन है। क्या है? एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए? 187 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो कम ऑन। और कैसे निकाले हमने रियल जीडीपी? करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से इनटू करके। व्हाट इज बेस ईयर? कंपैरिजन ईयर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हूं शायद क्लास में, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो केजीएफ वाला एग्जांपल नहीं दिया था?